रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ भाषा का भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि पाठ भाषा का शेष भाग है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा का मानक रूप। भाषा के विस्तार और प्रचार के कारण मौखिक और लिखित रूपों में अनेक रूपता आने लगी है, जिससे अर्थ और वाक्य विन्यास में अंतर आ जाता है। अर्थ और वाक्य विन्यास में हिंदी में ऐसे अक्षर व शब्द हैं जिनके कई कई रूप प्रचलित हैं, जैसे कत, अ, अण, जाए, अंत, अर्थात ये इन दोनों ही रूपों में प्रचलित हैं। ये दोनों रूपों में लिखे जाते हैं। जो प्राचीन लिपि है, प्राचीन लिपि के अनुसार अ को ऐसे बनाया जाता है और अणा को इस तरह से लिख दिया जाता है। जाए, अगर हम जाए लिखते हैं तो कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं और कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं। अंत को देखिए, अंत को का जो वास्तविक रूप है वो ये है, लेकिन कई लोग इसे भी लिख देते हैं। तो आदि, जिससे पाठक को भ्रम हो जाता है। देशव्यापी भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने के लिए भाषा का मानक रूप तैयार किया गया है। विद्वानों ने इसे मानक भाषा कहा है। साक्षर लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा का मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी, मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु, अर्थात कि हिंदी में किस तरह से लिखा जाता है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर, पाई का अर्थ है पाई कैसे लिखा जाता है? इस तरह से हम चा बनाते हैं यूं, तो इस तरह से ये जो चीज़ है इसे पाई कहा जाता है। तो पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा अलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे कच्चा। कच्चा में से पाई हटा दिया है, चा में से चा आधा है, इसमें पक्का आधा कर का आधा है, इसमें है। चिन्ह हलंत आप जानते ही हो, इस तरह से लगाया जाता है, हलंत आदि लगाकर। कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों में पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे रोहित ने। कारक चिन्ह आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस तरह से जो कारक चिन्ह हैं शब्दों से तो अलग लिखे जाते हैं, लेकिन सर्वनाम में इनको मिलाकर लिखा जाता है। जैसे रोहित ने, रोहित एक संज्ञा है तो यहाँ पर ने अलग है। उसने उस एक सर्वनाम है, उस एक सर्वनाम है और इसमें ने लगा हुआ है, तो ये सर्वनाम में ने इसी में मिला दिया जाता है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे आपके बाद, वहाँ तक। जो अव्यय शब्द हैं वो अलग लिखे जाते हैं। श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री राम, शर्मा जी। री का प्रयोग हिंदी में ना होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसका प्रयोग री का प्रयोग अधिकतर नहीं होता है, इसलिए इसका वर्णमाला में स्थान लिरी का नहीं है। री का तो है लेकिन लिरी का नहीं होता है। यहाँ देखिए दो लिरी हैं, एक छोटा, एक पर छोटी री की मात्रा है और एक पर बड़ी री की मात्रा है। कुछ शब्दों के दोनों रूप मानक रूप माने जाएंगे, जैसे गर्मी, दर्जी। यहाँ देखिए दोनों तरीके से ये लिखा हुआ है, ये दोनों तरीके से है, गर्मी, दर्जी और दर्जी। इन दोनों ही रूपों को मानक रूप माना गया है, क्योंकि तद्भव में अगर हम लिखेंगे, तद्भव में तो हम गर्मी ऐसे ही लिखते हैं, तद्भव में गर्मी ऐसे ही लिखा जाएगा, दर्जी ऐसे ही लिखा जाएगा।
शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है। विद्वान अर्थात सन आदि। संयुक्त क्रियाएं पृथ्वी पृथक लिखी जाएंगी। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी अर्थात अलग लिखी जाएंगी। जैसे खा चुका है, सो रहा है, ये क्रिया है, दो क्रिया हैं अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि दो क्रियाएं अलग अलग लिखी जाएंगी। संयुक्त क्रिया है, खाना खाना भी एक क्रिया है और चुका है भी एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है और रहा था भी एक क्रिया है। तो ये संयुक्त क्रिया हैं लेकिन ये अलग अलग लिखी जाएंगी। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग से स्थिति में एक द्वैत मूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है, उसे ना लिखने की। जैसे अधर, अर्ध, अर्ध को इस तरह से लिखा जाता है, अर्ध, अर्ध। देखिए अर्ध कैसे लिखा जाता है, देखिए अर्ध, ये हमारा अर्ध है, अर्ध। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वैत मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है। जैसे कि तीन व्यंजन हैं, तीन व्यंजनों के संयोग से एक बनता है, तो यहाँ पर एक को लुप्त कर दिया जाता है। पहले हम अर्ध लिखते थे ऐसे, दा लगाया बीच में और ये अर्ध हो गया, लेकिन अब इसको अठा देते हैं, इसको नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे दुख, दुख। तत्सम शब्दों का तद्भव हो जाने पर, तत्सम संस्कृत में जो शब्द होते हैं फिर उनको जब हिंदी में तद्भव में लिखते हैं तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे दौड़ कर, खा कर। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य ब की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाता है। जैसे गई, नई, हुआ, किए आदि। किए, गई, नई, हुआ आदि मानक रूप है। मानक का मतलब है कि ये सत्यापित किए गए हैं या इनको निश्चित किया गया है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ पर वह यह ही रहेगा। जैसे स्थायी, दायित्व आदि में या के स्थान पर ई नहीं लगाया जाएगा। जहाँ या आता है वहाँ या ही रहेगा, वहाँ ई नहीं लगाया जाएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। पंचमाक्षर आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, अणा, 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 न और म। ये पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्हों का प्रयोग होगा। सिरोरेखा, सिरोरेखा किसे कहते हैं आपको बताया है मैंने कई बार। सिरोरेखा वर्ण के ऊपर इस तरह से जो लाइन खींची जाती है, शब्द के ऊपर या वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। तो सिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव बिंदु या अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे मैं अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। जैसे ज, फ आदि भी प्रयोग में हैं। अरबी, फारसी व अंग्रेजी मूलक शब्दों में इसका प्रयोग मानक है। अब हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखता है तथा उसे मानक रूप प्रदान करता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध तथा सर्वमान्य और मानक रूप बोलना, लिखना और समझना तथा पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण क्या है? जिससे हम शब्दों को किसी भाषा का शुद्ध रूप लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के द्वारा भाषा के 3 अंगों का ज्ञान होता है। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है। शब्द प्रायः मूल ध्वनियों वर्णों में से बनते हैं। शब्द वर्णों से बनते हैं। भाषा में प्रत्येक
मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। इस प्रकार मोटे तौर पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान, आकार, उच्चारण, लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि रूपों का ज्ञान, आकार, उच्चारण, उसका उच्चारण स्थान जो होते हैं, हमने आपको बताया कि किस तरह से वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, और लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट तथा रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, रचना, अन्वय, विश्लेषण तथा संश्लेषण, अव्यय, विराम चिन्ह तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। तो आपकी समझ में आया बच्चों कि यहाँ पर किस तरह से वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचारों का यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो ये पाठ 1 भाषा आज आपका समाप्त होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।